अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th के एक और न्यू लेक्चर के साथ हाजिर हैं, जो कि हमारे पास प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। यानी हम लोग ये बयान करने वाले हैं कि किस तरह से ब्रीदिंग होती है, किस तरह से सांस लेने का अमल हो रहा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो हमारी बॉडी में बहुत ही गहराई के अंदर लंग्स में मौजूद होता है। जो एल्विलाई है हमारा, वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंदर यानी लंग्स के अंदर मौजूद है। तो लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म एक्सचेंज ऑफ गैस द एयर मस्ट बी ब्राउन इनटू द लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अगर गैसेस एक्सचेंज होनी है, गैसेस का अदला बदली होना है, एक गैस का आना दूसरी गैस का जाना है, तो हवा को सबसे पहले लंग्स में लाया जाएगा। जो एटमॉस्फेयर में जो हमारे आसपास हवा है उसे लंग्स में लेकर आना पड़ेगा। जब हवा लंग्स में पहुंचेगी तो वहाँ पर हवा का सामना एल्विलाई के साथ होगा, जहाँ पर फिर गैसेस एक्सचेंज होगी। तो किस तरह से हवा लाई जाएगी, लिखा हुआ इट इज़ अचीव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। जब हवा लंग्स में लाई जा रही है तो ये एक प्रोसेस के ज़रिए से हो रहा है, जिसको हम ब्रीदिंग या वेंटिलेशन नाम देते हैं। इस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग को हम दूसरा प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन भी कहते हैं। अगर बात करें कि जो ब्रीदिंग है वो किस तरह से हो रही है, तो लिखा हुआ है कि जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो दो स्टेप्स में होगा। पहले स्टेप को हम इंस्पायरेशन कहेंगे और दूसरे स्टेप को हम एक्सपायरेशन कहेंगे। जब हवा लंग्स में दाखिल की जाएगी इसे हम इंस्पायरेशन कहेंगे, और जब हवा लंग्स से बाहर ली जाएगी तो इसे हम एक्सपायरेशन कहेंगे। इंस्पायरेशन आप सिंपल कह दें, सांस का अंदर दाखिल करना, और सांस का बाहर निकालना, ये एक्सपायरेशन होगा। अब अगर हम इस जो है पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लंग्स कैपेसिटी का जिक्र है। लंग कैपेसिटी का मतलब है कि लंग्स कितनी हवा अपने अंदर दाखिल कर सकते हैं। तो लंग्स जो है 5 से 6 लीटर तक का अमाउंट ये लंग्स में दाखिल हो सकता है हवा का। लेकिन इतने ज़्यादा अमाउंट के होने के बावजूद हम ये सारा का सारा अमाउंट लंग्स में नहीं भरते। अगर हम नॉर्मली ब्रीदिंग करते हैं तो नॉर्मली ब्रीदिंग के दौरान हम आधा लीटर तक हवा अपने अंदर दाखिल करते हैं। ये हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग होती है। तो तमाम 5 लीटर हवा हमारे लंग्स में दाखिल नहीं हो रही, सिर्फ आधा लीटर जब नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है। लेकिन अगर हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तब भी 5 लीटर हवा हमारे लंग्स में दाखिल नहीं होगी। अब हम इस प्रोसेस का जिक्र करते हैं कि किस तरह से ब्रीदिंग होती है। तो सबसे पहला प्रोसेस जिसका नाम लिखा हुआ इंस्पायरेशन। अगर इंस्पायरेशन की बात करें तो इसके हवाले से लिखा हुआ है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए एटमॉस्फेयर की एयर जो है एयर पैसेज वे के ज़रिए से लंग्स के अंदर एल्विलाई में पहुंचती है। एक ऐसा प्रोसेस जो कि बाहर की हवा को एल्विलाई में पहुंचा रहा है। अब इस प्रोसेस के दौरान कौन कौन सी चीज़ें साथ देंगी, कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, लिखा हुआ है कि इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स। जो रिब्स के साथ मसल्स जुड़ी होती है जिन्हें इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और साथ में डायाफ्रेम जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो डायाफ्रेम और इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से चेस्ट कैविटी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब क्योंकि जब चेस्ट कैविटी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो लंग्स के पास ज़्यादा गुंजाइश होगी हवा को दाखिल करने की, और कोई चीज़ भी नहीं जो लंग्स को रोक रही है, तो लंग्स पर बहुत ही कम प्रेशर लगेगा। तो इस वजह से प्रेशर लंग्स का कम हो जाएगा, और लंग्स का जब प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि जो बाहर की हवा है वो लंग्स में दाखिल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स का प्रेशर कम है। लंग्स के बाद वैसे ही ज़्यादा जगह पड़ी हुई है, तो फिर लंग्स में हवा जब आना शुरू हो जाएगी तो लंग्स इसी तरह से एक्सपेंड होना शुरू हो जाएंगी। तो चेस्ट कैविटी वैसे भी ज़्यादा हो चुकी है, और लंग्स को भी अब ज़्यादा जगह मिल चुकी है एक्सपेंड होने के लिए। इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि चेस्ट जो है वो एक्सपेंड हुआ है, और डायाफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो लंग्स के नीचे कवर मौजूद है, और रिब्स भी जो है अपवर्ड की तरफ गई है, और इंटरकोस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई होती हैं। इसी तरह से एक्सपायरेशन का जिक्र करें, एक्सहेलेशन का जिक्र करें, तो ये रिवर्स होगा इंस्पायरेशन का। इस प्रोसेस के दौरान एयर जो होगी वो लंग्स में से बाहर निकलेगी। इंटरकोस्टल मसल्स वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्रेम जो है दोनों ही रिलैक्स हो जाएंगे, और इस वजह से रिब्स जो है वो अंदर की तरफ जाएंगी। यहाँ लिखा हुआ है कि डायाफ्रेम फ्लैट होगा, डायाफ्रेम फ्लैट नहीं बल्कि डायाफ्रेम डोम शेप का हो जाएगा। डायाफ्रेम फ्लैट जो है वो इंस्पायरेशन के दौरान होता है। अब रिब्स का अंदर की तरफ जाना और डायाफ्रेम का डोम शेप का हो जाना, इसकी वजह से चेस्ट पर एक जो है प्रेशर लगेगा, और इसकी वजह से जो थोरेक्स कैविटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो एक प्रेशर लंग्स के ऊपर लगेगा, जिसकी वजह से जो लंग्स में मौजूद हवा थी वो बाहर की तरफ जाएगी।
तो ये प्रोसेस होगा हमारे पास एक्सहेलेशन का। जैसे आप देखेंगे कि चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वहाँ पर चेस्ट एक्सपेंड हुआ है, चेस्ट ज़्यादा हुआ है, रिब्स जो है अंदर की तरफ गई, यहाँ पर रिब्स बाहर की तरफ ऊपर की तरफ गई हैं, और उसके अलावा डायाफ्राम यहाँ पर रिलैक्स होकर के ऊपर की तरफ आ गया, यानी डोम शेप का हो गया। यहाँ पर डायाफ्राम नीचे की तरफ आकर के फ्लैट शेप का हो जाता है। तो ये होता है हमारे पास एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के दौरान। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो का इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।